सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे गुणनखंडों के बारे में। गुणनखंडों के बारे में मैंने आपको व्यंजकों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात यह आती है कि गुणनखंड क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं 12 लिखा मैंने, 12 एक क्या है भाई, संख्या है। अब इस संख्या के अगर गुणनखंडों की बात की जाए, 12 के गुणनखंडों की अगर बात की जाए तो 12 के गुणनखंड कौन कौन है भाई? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। भाई गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड वो संख्या होते हैं जिस संख्या का भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा जा सके, वो संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड होती है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। जैसे कि 12 की बात करें तो 12 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भाग, 6 का भाग और 12 का भाग भी जाता है। तो ये सब के सब क्या है? 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से ये तो एक गुणनखंड हो गया गुणांक का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंड वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुणांक, एक होता है चर। तो गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं। गुणांक क्या होता है? कोई भी संख्या, गणित के अंदर कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 5000, कोई भी संख्या, उसको गुणांक कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसी संख्या जो बदलती जाए, जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s, t, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि राम की उम्र x है। अब ये जो x है सॉरी, ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर कोई मान नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है। इस कारण से इस गुणनखंड को चर कहा जाता है। तो गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणांक या चर, एक या एक से ज्यादा गुणांक या चर एक दूसरे के साथ गुणा करके एक गुणनखंड बनाते हैं। ओके, जैसे कि यहां पर मैं 24 की बात करता हूं तो 24 को आप 12 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 24 को आप 6 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 24 को आप 3 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। तो भाई कुछ भी लिखा जा सकता है। तो 12 और 2, 6 और 4, 3 और 8, ये सब क्या है? 24 के गुणनखंड है। तो आइए इसके बाद और हम आगे बात करते हैं गुणनखंडों के बारे में, और हम आगे बात करते हैं कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, उन बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनका गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या है, उसका गुणनखंड आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं 50 की बात करता हूं तो आप इसका गुणनखंड बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 50 लिखा, 2 का भाग दिया 25 आया, 5 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। अब 2 गुणा 5 गुणा 5, ये 50 के अभाज्य गुणनखंड है। ये मैंने बड़ा आसानी से ज्ञात कर लिया। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके सामने 14xyz ये एक संख्या दे दी गई, यह एक व्यंजक आपको दे दिया गया। इस व्यंजक के आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अब यहां पर देखिए गुणांक भी दिया गया है, चर भी दिया गया है। तो जब चर और गुणांक दोनों एक साथ में गुणा करके एक व्यंजक आपको दिया गया है, तो ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये हमारा चैप्टर उसी के बेस पर बना हुआ है। जैसे कि मैं यहां पर बीजीय व्यंजक में सबसे पहले बात करता हूं। मान लीजिए मेरे सामने एक प्रश्न दिया गया 5xy। अब मुझे इसका क्या करना है भाई? गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मुझे इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए 5xy में
5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि जब मैं 5xy में 5 का भाग देता हूं तो मुझे xy मिल रहा है, मतलब कि भाग पूरा पूरा जा चुका है। 5xy में x का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मुझे 5y मिल रहा है। 5xy में y का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मुझे यहां पर जो है 5x मिल गया। 5xy में 5x का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मुझे y मिल गया। 5xy में 5y का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मुझे x मिल गया। और 5xy में xy का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मुझे 5 मिल गया। तो ये जो मैंने संख्याएं ली हैं, चाहे वो 5 हैं, x है, y है, 5x है, 5y है और xy है, ये सब की सब क्या है? 5xy के गुणनखंड है। ये सब क्या है भाई? 5xy के गुणनखंड है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा गया कि 5xy का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो अभाज्य का मतलब क्या है? जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके। जैसे कि यहां पर 5x है, ये यहां पर है, तो ये 5x जो है यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसको और ज्यादा विभाजित किया जा सकता है। 5x को आप 5 गुणा x भी लिख सकते हैं ना, इस कारण से ये 5x अभाज्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 5xy के 3 अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन से? एक तो 5, एक x और 2 और एक है y। तो ये कुल मिलाकर 3 गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है 5xy के। आइए, ये तो बस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। व्यंजक जो होते हैं उन व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली हमारे पास जो विधि है, क्योंकि हमारे पास 3 विधियां होगी, सबसे पहली विधि की बात करते हैं सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंड विधि जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड। अब ये कॉमन फैक्टर या फिर सार्वगुणनखंड विधि क्या कहती है कि जो भी आपको व्यंजक दिए गए हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि जो समान गुणनखंड हैं, उनको बाहर ले आइए एंड बाकी उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए, उस विधि को आप लागू करते हुए गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक प्रश्न दिया गया 2x, एक प्रश्न दिया गया 2x + 4, यह एक व्यंजक है, इसके मुझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके मुझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि 2x के साथ 4 को जोड़ा गया है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यह एक बहुपदीय व्यंजक है। यह क्या है भाई? बहुपदीय व्यंजक है, मतलब कि एक ऐसा व्यंजक है जिसके एक से ज्यादा पद है। अब एक से ज्यादा पद का मतलब क्या? पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। अब दोनों पदों के अंदर आप देखिए समान चीज क्या है, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है या फिर यहां पर ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसको हम बाहर ले जा सकते हैं, जो दोनों के अंदर है। तो 2x की बात करते हैं। 2x को आप 2 गुणा x लिख सकते हैं। 4 की बात करते हैं, 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ओके, अब आप फाइनली देखिए यहां पर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो 2 को हम बाहर ले आए। पीछे क्या बचा? यहां पर x बच गया, बीच में पॉजिटिव का साइन, पीछे 2 बच गया। तो 2 गुणा x + 2, ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए। तो जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि 2x + 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसके 2 गुणनखंड हैं, एक तो है 2 और दूसरा है हमारे पास x + 2। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये तो विधि थी हमारी सार्वगुणनखंड विधि, मतलब कि जो सार्वगुणनखंड होते हैं, समान गुणनखंड होते हैं, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, उनको बाहर ले आइए और बाकी वाला सब लिख दीजिए। बात करते हैं इसी विधि के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मेरे सामने और दिया गया, मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया 5xy और 10x। प्रश्न दिया गया 5xy और 10x दोनों को जोड़ा गया है। इसमें से हमें
गुणनखंड ज्ञात करने हैं, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हम सार्वगुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। सार्वगुणनखंड विधि हमें क्या कहती है कि यहां पर देखिए, इसको हम 5 गुणा x गुणा y लिख सकते हैं, बीच में पॉजिटिव का साइन है। इसको आप 2 गुणा 5 गुणा x लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हमने तोड़ दिया, मतलब कि जितना तोड़ सकते थे उतना हमने इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद मेरे पास क्या मिला, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो 5x को मैंने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा भाई, y, बीच में पॉजिटिव का साइन और पीछे बचा 2। तो फाइनली क्या हो गया, 5x y प्लस 2, जहां पर एक तो हो गया मेरा 5x और दूसरा हो गया y प्लस 2। तो ये दोनों क्या है मेरे, गुणनखंड है। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे, गुणनखंड है। एक तो ये भी हो गया गुणनखंड, ये भी हो गया मेरा गुणनखंड। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, कुछ भी पीछे छूटेगा नहीं। बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में जो हमें क्या कहता है, बात करते हैं। एक एग्जांपल और है हमारे सामने, जैसे कि 12a² b, 12a का वर्ग b, और साथ में प्लस में लिखा गया है 15ab का वर्ग, ये आपको दिया गया है। यहां पर आप देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, नहीं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, गुणा में a गुणा b। ये देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़कर मैंने ऐसा लिख दिया। फिर क्या है पीछे देखिए, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b गुणा b, ये भी मैंने लिख दिया। इसको मैंने जो है कोष्टक के अंदर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर। फाइनली मैं क्या करता हूं, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है। तो कुल मिलाकर 3ab, ये बाहर आ गया मेरा। पीछे क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा में a, बीच में पॉजिटिव का साइन, 5 गुणा b, ये मेरा बच गया था पीछे। ओके, देन मेरे पास क्या बचा, 3ab, यहां पर 2 दूने 4a और 5b। तो ये हो गए मेरे 2 गुणनखंड, कौन कौन से, एक तो 3ab और एक है 4a प्लस 5b। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे, इस व्यंजक के गुणनखंड है, इस व्यंजक के गुणनखंड है। मतलब कि इस व्यंजक में मैं अगर इसका भाग दूं तो भी पूरा पूरा जाएगा, इसका अगर भाग दूं तो भी पूरा पूरा जाएगा। अब ये भाग कैसे देना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपकी ये पहली विधि सार्वगुणनखंड विधि आपकी समाप्त होती है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्रश्न आपके ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी हमारे पास एक और विधि है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स। मतलब कि दूसरी विधि है पदों के पुनः समूहन की विधि, समूहन की विधि। यह विधि क्या कहती है, रीग्रुपिंग। ये क्या होता है, रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, समूहन, मतलब कि वापस समूहन करना, समूह फिर से बनाना। यह भी एक बहुत ही अच्छी विधि है। जैसे कि यहां पर एक आपको एग्जाम्पल दिया गया, मैं एग्जाम्पल लेकर बात करता हूं। यहां पर 2xy प्लस 2y, 2xy प्लस 2y ये दिया गया, 2xy प्लस 2y। अब यहां पर रीग्रुपिंग क्या होता है, पुनः समूहन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर आप देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं, 2x गुणा y, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2y गुणा x। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं 2y गुणा में x, ठीक है। और यहां पर बीच में क्या है, पॉजिटिव का साइन। फिर यहां पर 2y गुणा में 1 मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर जब मैं 2y गुणा x लिख सकता हूं तो यहां पर भी मैं 2y गुणा में 1 लिख सकता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर भी 2y है, यहां पर भी 2y है, 2y को मैंने बाहर ले लिया, तो 2y मेरा बाहर आ गया। पीछे क्या बचा, x और 1 बचा।
तो मैंने x प्लस 1 लिख दिया। मतलब कि मैंने समूह फिर से बनाया, यहां पर मैंने 1 माना है, मैंने माना है 1, क्योंकि यहां पर कोई और संख्या नहीं थी तो मैंने 1 मान लिया। और अब यहां पर 1 मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप 5 के साथ 1 को गुणा कर दो, 10 के साथ 1 को गुणा कर दो, भाई मिलना तो 5 और 10 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही चीज मैंने यहां पर की कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये सॉल्व हो नहीं रहा था, तो ये यहां पर सॉल्व हो नहीं रहा था, तो मैंने यहां पर 1 मान लिया और यहां पर मैंने पीछे फिर 1 ले लिया, तो ये भी एक गुणनखंड हो गया, ये भी एक गुणनखंड हो गया। तो ये होता है हमारा पुनः समूहन की विधि, ये होती है हमारी पुनः समूहन की विधि। मान लीजिए एक और प्रश्न आपके सामने मैं ले रहा हूं, उस प्रश्न से आपको ये विधि और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। बात करते हैं एक नेक्स्ट विधि के बारे में, क्या कहती है वो विधि, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है 6xy माइनस 4y, 6xy माइनस 4y पॉजिटिव का 6 माइनस का 9x, ये एक प्रश्न हमें दिया गया और यहां पर इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वो कैसे होंगे देखिएगा, यहां पर आप सबसे पहले जो 2 पद हैं उनको देखिए और लास्ट वाले 2 पद हैं उनको देखिए। सबसे पहले पद में आप देखिए 2y कॉमन है, समान है, मतलब कि मैं यहां से भी 2y को निकाल सकता हूं, जैसे कि आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y माइनस में 2 गुणा y। ये तो हो गए पहले 2 पद। दूसरे पदों की बात करते हैं, यहां पर आप देखिए माइनस के 9x को मैं पहले लिख सकता हूं और 6 को मैं बाद में लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 9x और ये 6 को मैंने पीछे लिख लिया, और इस माइनस के 9x को मैं लिख सकता हूं, माइनस के 9x को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा x, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में 3। ये आ गया। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो 2y को मैंने बाहर ले लिया। क्या बचा, एक तो 3x बच गया, बीच में माइनस और पीछे 2 बच गया। यहां पर पॉजिटिव है, देखिए मैं इसको एक और लेता हूं कोष्टक, इस कोष्टक के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 3 है, यहां पर भी 3 है, बाहर ले लिया, लेकिन मैं माइनस के 3 को बाहर लेता हूं, मतलब कि जो माइनस वाला चिन्ह है इसको भी मैं बाहर लेता हूं। और जब आप माइनस को बाहर लेते हैं तो जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये माइनस है तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस के 3 को बाहर ले रहा हूं। तो मैंने माइनस के 3 को यहां से जो है माइनस के 3 को बाहर ले लिया। अब जब माइनस के 3 को बाहर ले लिया तो पीछे बचा पॉजिटिव का 3x बच गया और यहां पर बच गया माइनस का 2, ये बच गया। अब फाइनली आप यहां पर देखिए ये पॉजिटिव और माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब फिर मेरे पास क्या है, देखिए यहां पर भी है 3x माइनस का 2, यहां पर भी है 3x माइनस का 2, तो मैं 3x माइनस के 2 को बाहर ले आता हूं। तो 3x माइनस का 2 मैं बाहर ले आया, यहां से भी बाहर ले आया, यहां से भी बाहर ले आया। अब पीछे क्या बचा, देखिए पीछे बच गया मेरे पास एक तो 2y, ये रहा 2y, और यहां पर बच गया माइनस का 3। चलिए ये 2 गुणनखंड मुझे मिल गए। सबसे पहला 3x माइनस का 2, दूसरा मिल गया 2y माइनस का 3। ये मेरे 2 गुणनखंड इससे मिलते हैं। देखिए सिंपल सी प्रोसेस थी। सबसे पहले मैंने इन सभी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, इसका भी ज्ञात किया, इसका भी ज्ञात किया, इसका भी ज्ञात किया, इसका भी ज्ञात किया। फिर मैंने इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें से समान गुणनखंड कौन से हैं उनको मैंने बाहर ले लिया, जैसे कि 2y बाहर मिल गया, बाकी जो पीछे बच गए। यहां पर भी मैंने वही चीज फॉलो की, लेकिन यहां पर मैंने माइनस का जो चिन्ह है उसको भी बाहर लिया। और एक नियम आप ध्यान रखना, जब आप माइनस के चिन्ह को कोष्टक में लेकर जाते हैं या फिर कोष्टक से बाहर लेकर आते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोष्टक में लेकर जाओ या कोष्टक से बाहर लाओ। माइनस का चिन्ह जब भी कोष्टक में जाता है या फिर बाहर आता है तो जितने भी कोष्टक के अंदर पद दिए गए हैं वो सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो कुल मिलाकर माइनस का 3 तो बाहर आ गया, लेकिन पीछे छोड़ दिया 3x और माइनस का 2। अब यहां पर देखिए ये
गुणनखंड और ये गुणनखंड दोनों समान है, दोनों को बाहर ले लिया, ये आ गया और पीछे क्या बचा 2y माइनस का 3, ये हो गया हमारे गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और विधि हमारी है, उसके बारे में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मिलूंगा मैं आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति